इंट्रोडक्शन। संघर्ष मानव इतिहास का सबसे पुराना साथी रहा है। जैसे जैसे मानव सभ्यता के विकास का पहिया तेज गति से घूमने लगा, यह संघर्ष और बड़े स्तर पर होने लगा। इस संघर्ष का सबसे घातक स्वरूप युद्ध को माना गया है। मानव इतिहास में हजारों युद्ध लड़े गए हैं, जिनमें अनगिनत लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इन युद्धों की वजह से कभी किसी की विस्तारवादी नीति नहीं रही, तो कभी किसी सन की तानाशाह की सत्ता की लालसा। इनमें से अधिकतर युद्ध किन्हीं दो शासकों के बीच हुए हैं, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे युद्ध भी हुए हैं जिनसे दुनिया का कोई भी देश और नागरिक अछूता नहीं रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में लगे इस खूनी धब्बे के जिम्मेदार दुनिया भर के देश थे, जिसका भुगतान 6 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाकर किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों ने अगले युद्ध की संभावना जतानी शुरू कर दी थी। जैसा कि डच दार्शनिक बरूच स्पिनोजा ने कहा था कि शांति 2 युद्धों के बीच का एक समय अंतराल मात्र है। यह कथन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भी एकदम सटीक साबित हुआ। जर्मनी का एक सामान्य सा सिपाही देशभक्ति को अपनी सीढ़ी बनाकर जर्मनी का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुका था। उसके निशाने पर थी दुनिया भर की तत्कालीन वैश्विक ताकतें और उसका मकसद था जर्मनी को दुनिया का सबसे महान देश बनाना। उसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार का बदला लेने की ठान ली थी। उस वक्त शायद ही किसी ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह व्यक्ति मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बनेगा। यह व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर। हिटलर को दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को वॉर्सो की संधि में कई सारे अपमानजनक अनुबंधों को मानना पड़ा। इसमें सबसे अधिक सख्त फ्रांस रहा, जिस कारण से जर्मन नागरिकों के मन में फ्रांस को लेकर काफी आक्रोश की भावना भरी हुई थी। हिटलर ने सत्ता हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया और सत्ता हासिल करके दुनिया को बेहद बड़ी त्रासदी के मुंह में ढकेल दिया। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का दोष यहूदियों पर मढ़ना शुरू कर दिया। बहुत तेजी से यह मामूली सिपाही जर्मनी के सर्वोच्च पद पर जा बैठा था। हिटलर ने जर्मनी को आर्थिक रूप से काफी मजबूत कर दिया। साल 1930 के बाद हिटलर ने सेना पर होने वाले खर्च को कई गुना तक बढ़ा दिया, जो सीधे सीधे वॉर्सो की संधि का उल्लंघन था। लेकिन किसी भी देश ने उस वक्त इस मुद्दे पर हिटलर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की, जिसका नतीजा उन सब को आगे जाकर भुगतना पड़ा। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसे किसी भी विनाशकारी युद्ध को भविष्य में रोकने के लिए प्रमुख देशों को मिलाकर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, मगर यह संगठन भी द्वितीय विश्व युद्ध को होने से रोक नहीं पाया। लेकिन क्या केवल हिटलर ही इस महात्रासदी की इकलौती वजह था? किन घटनाओं के कारण इतिहास के पन्नों में यह खूनी संग्राम दर्ज हुआ? एंटोनी बेवर की लिखी इस किताब को सुनकर आप न सिर्फ इतिहास के एक रोमांचक सफर पर चलेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि इस युद्ध के बाद कैसे दुनिया में नई महाशक्तियां उभरी। जंग की शुरुआत जून 1939 से अगस्त 1939 तक। विश्व युद्ध पहले जर्मनी, पोलैंड और सोवियत रूस के आपसी मतभेद से जुड़ा हुआ था, जिसने बाद में एक वास्तविक विश्व युद्ध का रूप ले लिया था। 1 जून सन 1939 को सामान्य कद काठी के एक कमांडर जॉर्जी जहुकोव को मॉस्को से जरूरी बुलावा आया। जहुकोव को तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन के रेड आर्मी के खिलाफ चल रहे अभियान के बारे में पूरी जानकारी थी। उसने अपने परिवार को यह सोचकर आखिरी खत भी लिख दिया था कि उसे शायद ही अब उन्हें देखने का मौका मिले।
स्टॉलिन ने अब तक 30,000 से भी अधिक रेड आर्मी के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। जहुकोव को अब अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, मगर मॉस्को में इसका ठीक उल्टा हुआ। जहुकोव को मंगोलिया में एक यूनिट कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद जहुकोव को तुरंत जापानी सेना के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भेज दिया गया। दूसरी ओर स्टालिन जापानी सेना के लगातार हो रहे हमलों से काफी परेशान था। इसके साथ ही स्टालिन को हिटलर से भी काफी बड़ा खतरा नजर आ रहा था। स्टालिन किसी भी हालत में दो तरफ से युद्ध में नहीं उतरना चाहता था। वहीं जापानी सेना का सोवियत से गुस्से का कारण सोवियत का चीन को सैन्य सहायता देना था। जापानी सेना के लिए चीन के खिलाफ चल रहे सैन्य ऑपरेशन में सोवियत एक बड़ा रोड़ा बनकर उभर रहा था। जानने वाली बात यह है कि जापानी राजा हिरोहितो और जापानी सेना क्वांटोंग के बीच के संबंध भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। जहां जापानी सरकार उत्तरी सैन्य आक्रमणों के बिल्कुल खिलाफ थी, वहीं उसके ठीक विपरीत क्वांटोंग सेना के इरादे काफी अलग थे। क्वांटोंग के कमांडर की योजना थी कि सोवियत के खिलाफ सैन्य हमले से मजबूरन देश के शासक को सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करनी होगी। इन सभी सैन्य अधिकारियों को सोवियत के जवाबी हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 28 मई को सोवियत और मंगोलियन सेना की एक रेजिमेंट ने जापानियों द्वारा घोषित बॉर्डर के पास 200 सैनिकों की एक यूनिट को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। जून का महीना भी जापानी सेना के लिए बेहद नुकसानदायक रहा, लेकिन जापानी सेना को सबसे बड़ा झटका लगना अभी बाकी था। 20 अगस्त को जहुकोव के अचानक हमले ने जापानी सेना को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। जापानी सेना के कड़े संघर्ष के बाद भी इस हमले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 50,000 से भी अधिक जापानी सैनिकों को इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। 31 अगस्त को इस युद्ध की समाप्ति हुई। इसी दौरान जर्मनी और सोवियत के बीच भी शांति समझौता हुआ, जो कि यूरोप, जापान और बाकी सभी देशों के लिए एक बड़ा झटका था। जहुकोव की मॉस्को में वापसी इस बार काफी अलग हुई। उसे इस युद्ध का मुख्य नायक घोषित किया गया और कई सारे पदकों से सम्मानित भी किया गया। स्टालिन का लक्ष्य अब बदल चुका था। उसे जर्मनी से कोई बड़ा खतरा महसूस नहीं हो रहा था। अब स्टालिन का पूरा ध्यान रेड आर्मी की खत्म हो चुकी साख और सामर्थ्य को वापस लाना था। उधर हिटलर भी सोवियत के साथ हुई संधि से यूरोप में अपना वर्चस्व काफी हद तक बढ़ा चुका था। हिटलर अब अपनी सेना को अपने पहले लक्ष्य पोलैंड की सीमा पर तैनात कर चुका था। जापान को अपने मित्र जर्मनी का रूस के साथ समझौता करना रास नहीं आया, जिसके कारण जापानी सेना को सोवियत संघ पर हमला करने के अपने निर्णय में काफी नुकसान झेलना पड़ा। वहीं जब साल 1941 में हिटलर ने रूस के खिलाफ ऑपरेशन बारबोसा शुरू किया, तब जापान ने दूसरी ओर से रूस से जंग करने के लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण विश्व युद्ध का पूरा रुख अब जर्मनी के बजाय सोवियत के पक्ष में हो गया। युद्ध से पहले हिटलर की रणनीति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थी। शुरुआत में उसकी नीति ब्रिटेन के समझौते की तरफ झुकती हुई नजर आई, ताकि वो आसानी से अपने अंतिम और वास्तविक लक्ष्य यानी कि सोवियत रूस पर हमला कर सके। लेकिन फ्रांस पर हमला करने के अपने निर्णय के कारण यह समझौता संभव नहीं हो सका। 8 मार्च सन 1939 को हिटलर ने अपने सैन्य जनरलों के सामने पोलैंड को ध्वस्त करने के अपने विचार को सामने रखा। इस घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही 23 मार्च को हिटलर ने लिथुनिया का एक बड़ा भाग जर्मनी से मिला लिया। 3 अप्रैल को हिटलर ने पोलैंड पर हमले के लिए ऑपरेशन व्हाइट की पूरी योजना बना ली। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत अब होने को थी। पोलैंड का पूर्ण विनाश। 1 सितंबर सन 1939 को जर्मनी की सेना पोलैंड की सीमा पर खड़ी थी। यह लगभग सभी जर्मन सैनिकों के लिए एक पहला वास्तविक युद्ध होने जा रहा था। उस दिन सुबह 4 बजे के करीब जर्मन कमांडर ने हमले का आदेश दे दिया। इसी के साथ इस विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हुई।
पोलैंड की सेना हिटलर के सैनिकों और उनके आधुनिक हथियारों के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। हमले में बचने वाले लगभग सभी पोलिश सैनिकों को उसी वक्त नाजी सेना द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। वास्तव में यह तो एक खूनी जंग की शुरुआत भर थी। अभी कई और मासूम लोगों को इस जंग की भेंट चढ़ना बाकी था। वहीं पोलैंड ने अपनी सेना को काफी समय तक युद्ध के लिए सीमा पर तैनात नहीं किया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को अपनी सेना को सीमा पर ज्यादा संख्या में तैनात करने के लिए यह कहते हुए मना किया कि इससे हिटलर को पोलैंड पर हमला करने का एक बहाना मिल सकता है। लेकिन 30 अगस्त को जब तक पोलैंड की सेना को हिटलर के इरादों के बारे में निश्चित तौर पर पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केवल 1/3 पोलिश सेना ही सीमा पर आ पाई। पोलैंड अब लगभग हिटलर की मुट्ठी में था। पोलैंड की अब एकमात्र उम्मीद फ्रांस था, जिसने उसे युद्ध में साथ देने का वादा किया था। पोलैंड को एक और बड़ा झटका हिटलर और स्टालिन के बीच हुए समझौते से लगा। इसी बीच सोवियत सेना भी पोलैंड की पूर्वी सीमा पर हमला करने को तैयार थी। अब फ्रांस और ब्रिटेन भी पूरे तरीके से चौकन्ने हो गए थे। उन्हें यकीन हो गया था कि हिटलर की बातें सिर्फ बातें नहीं थीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलेन ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ब्लैकआउट की घोषणा कर दी थी। इसी प्रकार का निर्णय फ्रांस में भी लिया गया। मगर अब भी दोनों देश हिटलर के खिलाफ कोई जंग नहीं चाहते थे। नाजी सरकार को चेम्बरलेन ने पोलैंड से अपनी सेना को हटाने को कह दिया, लेकिन हिटलर अब लहू लगे शेर की भांति हर किसी को दरकिनार कर एक के बाद एक अपने सभी दुश्मनों को रौंदे जा रहा था। चेम्बरलेन अब भी कुछ निश्चित निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उन्हें यह यकीन था कि अगर जल्द ही इस बारे में कोई भी निश्चित निर्णय नहीं लिया गया तो उनकी सरकार गिरने से कोई रोक नहीं सकता। आखिरकार ब्रिटेन ने निर्णय ले ही लिया। अब झटका खाने की बारी हिटलर की थी, जिसे ब्रिटेन के युद्ध में उतरने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब ब्रिटिश साम्राज्य भी जर्मनी के खिलाफ इस युद्ध में मोर्चा खोल चुका था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के अलावा सभी ब्रिटिश अधीन देश अब युद्ध में उतर चुके थे। अब यह युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले चुका था, जिससे कोई भी देश अछूता नहीं रह सका। इन देशों की आपसी जंग का भुगतान अब आम नागरिकों को करना पड़ रहा था। जर्मनी में रहने वाले यहूदियों को अब सरेआम मारा जाने लगा। वहीं ब्रिटेन में रहने वाले जर्मन नागरिकों का भी कत्लेआम होने लगा। पोलैंड को इसी दौरान खबर मिली कि ब्रिटेन फ्रांस के राजी होने पर ही पोलैंड में अपनी सेना भेजेगा। 17 सितंबर को पोलैंड जर्मनी और सोवियत के हाथों में जा चुका था। 1 अक्टूबर तक वॉर्सॉ ने समर्पण की घोषणा कर दी थी। अब बारी थी फ्रांस और ब्रिटेन की, लेकिन हिटलर के लिए उन्हें जीतना इतना आसान नहीं रहा। हिटलर की उम्मीद थी कि पोलैंड की हार के बाद ब्रिटेन और फ्रांस समझौते के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी तरफ हिटलर ने हारे हुए पोलैंड में कत्लेआम शुरू कर दिया था। हजारों की संख्या में यहूदियों और पोलिश नागरिकों को बिना किसी कारण मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही शिक्षा पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया, जिससे पोलिश राष्ट्रवाद की भावना न बढ़े। इस मामले में रूस भी कुछ पीछे नहीं था। अपने नियंत्रण वाले पोलैंड के हिस्से में रूसी सेना ने पोलिश राष्ट्रवादियों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। हालांकि रूसी सैनिकों के मन में अपने इस काम के लिए शर्मिंदगी भी थी। कई सैनिकों ने पोलिश नागरिकों से अपने इन कार्यों के लिए दबे शब्दों में माफी भी मांगी, लेकिन माफी मौत की भरपाई नहीं कर सकती और पोलिश नागरिक इसी तरीके से मारे जाते रहे। खूनी जंग से विनाशकारी बमबारी तक सितंबर 1939 से मार्च 1940। ब्रिटेन और फ्रांस में अब धीरे धीरे सामान्य हालात हो रहे थे। हालांकि रॉयल नेवी अब भी गश्ती में सतर्कता बरत रही थी, लेकिन दोनों देशों की राजधानियों में माहौल शांति भरा रहा। कोई भी एयर स्ट्राइक किसी भी शहर के ऊपर नहीं की गई,
लेकिन 4 महीनों तक लोगों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। इसके चलते इन 4 महीनों में 2000 से भी अधिक लोगों की अलग अलग वाहन दुर्घटनाओं में मौत भी हुई। लेकिन यह शांति किसी सुनामी के आने से पहले होने वाली खामोशी की तरह थी, जिसके जाने के साथ ही एक बहुत बड़े युद्ध का काल लाखों लोगों की जान लेने को तैयार था। 10 सितंबर सन 1939 को एक ब्रिटिश पनडुब्बी को जर्मन पनडुब्बी ने ध्वस्त कर दिया। 4 दिन बाद रॉयल नेवी ने इस हमले का करारा जवाब जर्मन जहाज को ध्वस्त करके दिया। इसके 1 महीने के भीतर ही जर्मन नौसेना ने एक बड़े हमले में ब्रिटिश नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसी दौरान वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। जर्मन नौसेना ने एक अमेरिकी यात्री जहाज पर भी हमला कर दिया, जिसके चलते अमेरिकी लोगों ने अब जर्मनी के खिलाफ आवाजें उठाना शुरू कर दिया था। अमेरिका जो अब तक युद्ध में किसी के भी पक्ष में नहीं था, अब जर्मनी के खिलाफ हो चुका था। 6 अक्टूबर को हिटलर ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ संधि की घोषणा कर दी थी। हिटलर को पूरी उम्मीद थी कि ब्रिटेन और फ्रांस उसके पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया के कब्जे को स्वीकार कर लेंगे। जर्मनी की सड़कों पर यह बात फैल चुकी थी कि ब्रिटेन और फ्रांस के साथ शांति समझौता हो चुका है। हिटलर ने ब्रिटेन और फ्रांस का जवाब सुनने से पहले ही उनके नकारात्मक जवाब आने के अंदाजे से युद्ध की तैयारियां शुरू करने के आदेश दे दिए। 5 नवंबर को हिटलर अपने कमांडर जनरल ब्राउचिच से मुलाकात करने गया। ब्राउचिच ने हिटलर से युद्ध को आगे न बढ़ाने की सलाह दी। बाकी सैन्य अधिकारियों ने भी हिटलर को यही सलाह दी, लेकिन हिटलर के लिए पीछे मुड़ने का कोई विकल्प शेष नहीं बचा था। ब्राउचिच ने हिटलर को सेना के पास हथियारों और रसद की कमी के बारे में भी बताया, लेकिन कोई भी चीज उसे युद्ध न करने के निर्णय को वापस लेने से रोक नहीं पाई। दूसरी ओर स्टालिन पूर्वी पोलैंड पर कब्जा करने के बाद अपने वर्चस्व को और बढ़ाने की योजना बना चुका था। फिनलैंड की सरकार को कई सारे जरूरी क्षेत्रों को सोवियत से मिलाने के प्रस्ताव दिए गए, जो फिनलैंड की सरकार ने सिरे से नकार दिए। सोवियत से किसी भी प्रकार के युद्ध से बचने के लिए फिनलैंड ने जर्मनी से सहायता मांगी, लेकिन नाजी सरकार ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। फिनलैंड द्वारा सोवियत के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद स्टालिन ने हमले की घोषणा कर दी। स्टालिन को शुरू में यह प्रतीत हुआ कि पोलैंड की ही तरह फिनलैंड को हराना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, लेकिन वो इस मामले में पूरी तरह से गलत निकला। फिनलैंड के सैनिक संख्या में बेहद कम होने के बावजूद रूसी सैनिकों के सामने घुटने टेकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में सोवियत सैनिकों को लड़ने का कोई अभ्यास नहीं था। उनके पास हथियारों और रसद की भी भारी कमी थी, जिसके कारण यह युद्ध अब स्टालिन के हाथ से फिसलता जा रहा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्टालिन के इस कदम की आलोचना की जा रही थी। यह अब हिटलर के लिए भी परेशानी बनता जा रहा था। सोवियत का समर्थक होने के कारण जर्मनी का बाकी स्कैंडिनेवियन देशों से भी संबंध बिगड़ने का डर हिटलर को काफी सता रहा था। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस ने भी फिनलैंड को आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया, जिसके चलते उनका प्रभाव इन देशों पर ज्यादा हो सकता था। इसी दौरान नाजी पार्टी के ही एक बड़े नेता एल्सर ने एक बम धमाके में हिटलर को मारने की कोशिश की, जिसमें वो नाकामयाब रहा। हालांकि इस हमले में एल्सर के अलावा और किसी का हाथ नहीं था, लेकिन नाजी पार्टी की ओर से ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को इस हमले का जिम्मेदार बताया गया। इसी बीच हिटलर को एक और बड़ा झटका लगा। रॉयल नेवी द्वारा एक जर्मन जहाज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। यह जीत ब्रिटिश नागरिकों और सैनिकों के लिए आत्मविश्वास लौटाने में काफी अहम साबित हुई। सोवियत भी फिनलैंड में अपना काफी नुकसान करवा चुका था। स्टालिन ने इस हमले को नए सिरे से शुरू करने की सोची। नए हथियारों के साथ
इस बार फिनलैंड के सैनिक सोवियत के हमलों को झेल नहीं पाए और आखिरकार 13 मार्च को मजबूरन उन्हें मॉस्को में स्टालिन की सारी शर्तें माननी पड़ी, जो फिनलैंड के पक्ष में बिल्कुल नहीं थीं। हालांकि फिनलैंड की शर्तें तुलनात्मक रूप से काफी कम गंभीर थीं, क्योंकि स्टालिन अब युद्ध को और अधिक खींचना नहीं चाहता था। सोवियत की इस विंटर वॉर में जीत होने के बाद भी उन्हें अधिक नुकसान झेलना पड़ा, जहां करीब 85,000 रेड आर्मी के सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं फिनलैंड की ओर से यह आंकड़ा 25,000 के लगभग रहा। हिटलर को अब फ्रांस से हमले का भी खतरा था, जो कि आगे जाकर सही साबित हुआ। फ्रांस हालांकि प्रथम विश्व युद्ध की भरपाई के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि नाजी सरकार इस तरह के प्रलोभनों के आगे नहीं झुकने वाली है। उन्हें हिटलर के पूरे यूरोप को खून से रंग देने के लक्ष्य की पूरी जानकारी थी और वो अपने देश को भी पोलैंड की भांति जर्मनी के पैरों तले रौंदे जाते हुए नहीं देखना चाहते थे। ड्रैगन और जापान का संघर्ष। चीन के लोगों के लिए संघर्ष कोई नई बात नहीं थी। सालों से चीनी लोग कम संसाधनों के साथ अपना गुजारा करते आ रहे थे। गरीबी, भूखमरी, अकाल चीन में काफी सामान्य तौर पर होते रहते थे। गांवों के साथ साथ शहरों में भी हालात बेहद खराब थे। बाल श्रम, लंबे समय तक काम करना इत्यादि शंघाई शहर के हर नागरिक की कहानी थी। भ्रष्टाचार भी चीन में अपने चरम पर था। गरीब व्यक्ति का जीवन यापन एक बहुत ही बड़ा संघर्ष था। साल 1911 की क्रांति के बाद चीन में राजा साम्राज्य का पतन हुआ और डॉक्टर सुन यत सेन एक लोकतांत्रिक नेता के तौर पर उभर कर आए। डॉक्टर सुन यत सेन के बाद वांग जिंग वेई चीनी सेना के अगले अध्यक्ष बने, लेकिन चीनी सेना जापानी सेना से लड़ने के लिए अब भी काफी कमजोर थी। साल 1932 में जापान ने मंचूरिया इलाके को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। अब उनका अगला लक्ष्य था शंघाई शहर। जापानी नेताओं और वहां के सैन्य अधिकारी किसी भी हालत में जापान के साथ युद्ध नहीं चाहते थे। साल 1936 में जापानी सेना ने मंगोलिया की सीमा के कुछ इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। इस वजह से देश भर में इस लोकतांत्रिक सरकार की कड़ी आलोचना होने लगी। इस घटना के बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी काफी मजबूत होने लगी। चीन के कम्युनिस्ट नेताओं ने तत्कालीन चीनी राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष चियांग को अपने कब्जे में लेकर उसे अपनी नीतियों को बदलने पर मजबूर किया। वहीं दूसरी तरफ जापान और जर्मनी के बीच कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ चल रही योजनाओं से स्टालिन बेहद चिंतित था। इसीलिए उसने चीनी कम्युनिस्ट नेताओं को समर्थन देना शुरू कर दिया। 7 जुलाई सन 1937 को जापानी और चीनी सेना के बीच हुई एक बड़ी झड़प के साथ ही सिनो जापान युद्ध की शुरुआत भी हुई। जानने योग्य बात यह है कि यह युद्ध एक छोटी सी गलतफहमी के चलते शुरू हुआ था। जापानी सेना का एक सैनिक तत्कालीन जापान चीन की सीमा पर लापता हो गया था। उसकी छानबीन के दौरान जापानी सेना ने चीनी सैनिकों से सीमा पर उपस्थित गांव में छानबीन करने की इजाजत मांगी। इजाजत न मिलने पर दोनों सेनाओं में झड़प हो गई, जिसने आगे जाकर एक युद्ध का रूप ले लिया। जापानी सेना के कई अधिकारी इस युद्ध को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्हें यह डर था कि सोवियत रूस की सेना दूसरी ओर से उन पर हमला कर सकती है, लेकिन वहीं कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जो इस युद्ध को और बड़े स्तर पर ले जाना चाहते थे। जापान ने एक और बड़े हमले के साथ ही चीनी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चीनी सैनिकों के पास किसी भी प्रकार के आधुनिक हथियार नहीं थे। उन्हें मरे हुए जापानी सैनिकों के हथियारों से ही अपने हथियारों की पूर्ति करनी पड़ रही थी। चंद महीनों के भीतर ही जापानी सेना शंघाई की सीमा पर खड़ी थी। जापानी और चीनी सेना के बीच हुए इस युद्ध में 2 लाख से भी अधिक चीनी सैनिकों और आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
जापानी सेना के चीनी लोगों पर किए गए अत्याचार इतिहास में सबसे क्रूर आक्रमणकारियों के अत्याचारों से भी तीव्र थे। लोगों को जिंदा जलाना, पेट्रोल पिलाना, शरीर के अलग अलग हिस्सों को काटकर उन्हें मारना इसके कुछ उदाहरण हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जापानी सेना की इस क्रूरता में बच्चे भी पीछे नहीं रह सके। हजारों मासूम बच्चों को अलग अलग बर्बर तरीकों से मौत के घाट उतार दिया गया। चीन में दो तरह की सेना जापानी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, जिसमें से एक राष्ट्रवादी पार्टी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना थी। कम्युनिस्ट पार्टी में माओ जेडोंग भी अब काफी ताकतवर स्थिति में पहुंच चुका था, जो आगे चलकर कम्युनिस्ट चीन का राष्ट्रपति बना। इस बात के पूरे आसार थे कि जो सेना इस युद्ध में जापानियों को हराएगी वो आगे जाकर चीन पर शासन करने वाली पार्टी बनेगी। चीन के कई सारे हिस्सों में जापानी सेना का नियंत्रण था। चीनी सेनाएं बाकी हिस्सों को सुरक्षित रखने की कोशिश में लगी थीं। वहीं कई जगहों पर चीनी सेनाओं को अपने खोए हुए इलाकों को वापस जीतने का मौका भी मिला। इस दौरान चीन को अमेरिका का समर्थन भी मिला। जापान के द्वारा हमला किए जाने के बाद चीन भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया था। इस भीषण युद्ध में चीन के कुल 32 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि जापान की ओर से यह आंकड़ा 25 लाख का रहा। नॉर्वे, डेनमार्क और बेल्जियम, जनवरी से मई 1940 तक। हिटलर की वास्तविक योजना फ्रांस के बाद छोटे स्कैंडिनेवियन देशों पर हमला करने की थी। यहां से वो उनके बंदरगाहों का इस्तेमाल करके अपने सबसे बड़े दुश्मन ब्रिटेन पर हमला कर सके। इससे पहले कि अमेरिका इस मामले में हस्तक्षेप करे, हिटलर को उन देशों को जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना था। हिटलर के कुछ जनरलों ने हॉलैंड और बेल्जियम जैसे कमजोर देशों पर भी हमला करने का सुझाव दिया, लेकिन हिटलर पर पहले से ही पोलैंड में हुए बर्बर नरसंहार के चलते काफी दबाव था। जर्मनी के पास संसाधनों की काफी कमी थी। इसके ऊपर हिटलर ने अपने सभी संचित संसाधनों को युद्ध में इस्तेमाल करने के आदेश दे दिए थे। हिटलर की नजर अब बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस और नीदरलैंड, हॉलैंड के कोयला संसाधनों पर थी। जनवरी 1940 में हिटलर ने हॉलैंड पर आक्रमण करने की योजना बनानी शुरू कर दी। इसी दौरान डच और बेल्जियम सरकारों को रोम से जर्मनी के इस हमले के बारे में जानकारी दी गई। इटली का तत्कालीन राष्ट्रपति मुसोलिनी हिटलर के सबसे करीबी समर्थकों में से एक था। बावजूद इसके रोम में मुसोलिनी के विदेश मंत्री काउंट सियानो ने बेल्जियम और हॉलैंड की सरकारों को हिटलर की आगे की योजना के बारे में बता दिया। रोम में मुसोलिनी के मंत्री हिटलर के इतनी तेजी से आक्रामक होने से काफी परेशान थे। उन्हें डर था कि युद्ध में समुद्री रास्ते से ब्रिटेन का सबसे पहला लक्ष्य इटली ही बनेगा। धुरी राष्ट्रों के लिए हिटलर की यह योजना परेशानी का सबब बन चुकी थी। जर्मनी में कई खुफिया जासूस थे जो बाकी देशों के लिए काम कर रहे थे। इन जासूसों के जरिए बाकी देशों को हिटलर की योजना के बारे में पता लगा। इसके अलावा बेल्जियम में एक जर्मन लड़ाकू विमान ध्वस्त हो गया था, जिसमें उपस्थित खुफिया कागजात बेल्जियम सैनिकों के हाथ लग गए थे। हिटलर को अब अपनी योजना के बारे में फिर से सोचना पड़ रहा था, लेकिन जर्मन सेना के जनरल राइडर हिटलर की इस आक्रामक नीति के समर्थक थे। उसने हिटलर को अपने हमले में नॉर्वे को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया। जनरल राइडर के अनुसार नॉर्वे के बंदरगाहों का जर्मन सेना ब्रिटेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा उत्तरी नॉर्वे पर कब्जे का अर्थ है स्वीडन से आने वाले सभी संसाधन सप्लाई को आसानी से जर्मन सेना तक पहुंचाना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल स्वीडन से जर्मनी को होने वाले संसाधनों की आपूर्ति को रोकने की योजना बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद के बाकी नेता और चैम्बरलिन नॉर्वे की संप्रभुता को आहत करने के पक्ष में नहीं थे।
हिटलर ने अब नॉर्वे और डेनमार्क पर एक साथ हमला करने का तय किया। हालांकि हिटलर के सैन्य अधिकारियों को यह फैसला इतना पसंद नहीं आया, लेकिन हिटलर के आगे उनकी एक न चली। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध को अब स्कैंडिनेवियन देशों की ओर मोड़ना चाहते थे। हिटलर की नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला करने की योजना से अनजान फ्रांस और ब्रिटेन फिनलैंड और नॉर्वे के महत्वपूर्ण संसाधनों से भरे इलाकों को अपने कब्जे में लेकर उसे जर्मनी के हाथों में पड़ने से रोकने की नीति बना रहे थे। 7 अप्रैल सन 1940 को जर्मनी के करीब 1 लाख सैनिकों की टुकड़ियां नॉर्वे के लिए समुद्री रास्ते से निकल चुकी थीं। इसी के साथ नॉर्विक युद्ध की शुरुआत हुई। इसी दौरान ब्रिटिश रॉयल नेवी और जर्मन नौसेना के बीच भी युद्ध छिड़ चुका था। दोनों ही नौसेनाओं को इस दौरान काफी अधिक नुकसान हुआ। हालांकि जर्मन नौसेना को इसमें ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। जर्मन नौसेना को जहां संसाधनों का अधिक नुकसान हुआ, वहीं ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए यह युद्ध उनकी खराब रणनीति का उदाहरण था। अंततः जर्मन नौसेना ने नॉर्वे को अपने कब्जे में ले ही लिया। वहीं नॉर्वे के शाही परिवार को जर्मन सेना के आने से पहले ही देश से भागकर ब्रिटेन में शरण लेनी पड़ी। इससे विंस्टन चर्चिल को एक अति उत्साही नेता के तौर पर देखा जाने लगा। दूसरी ओर जर्मनी का फ्रांस पर आक्रमण हिटलर की उम्मीदों से ज्यादा जटिल होता जा रहा था। नॉर्वे के बाद डेनमार्क पर आक्रमण करना जर्मन सेना के लिए और भी आसान साबित हुआ। जमीनी रास्ते से आई सेना की कुछ टुकड़ियों ने डेनमार्क के शासक को हिटलर की सभी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस को हिटलर के अगले निशाने बेल्जियम के बारे में खबर लग चुकी थी। जर्मन सेना के एक और जनरल एरिच वॉन मैनस्टीन ने हिटलर को बेल्जियम पर हमला करने की सलाह दी, जिसके कारण ब्रिटिश सेना को जर्मन और फ्रांस की सीमा से आगे, जर्मन और फ्रांस सीमा के आगे बेल्जियम की ओर आना पड़ेगा। इससे जर्मन सेना का फ्रांस को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेना आसान हो जाएगा। ब्रिटेन और फ्रांस जर्मन सेना के बेल्जियम में घुसने से पहले वहां नहीं जा सकते थे, क्योंकि बेल्जियम ने इस युद्ध से दूर रहने का फैसला किया था। ब्रिटिश और फ्रांस की सेना सीमा पर जर्मनी के हमले के इंतजार में थी, लेकिन उन्हें एक बार फिर एक बड़ा झटका लगा जब जर्मन सेना ने इस बार एक बहुत मुश्किल रास्ते से बेल्जियम में घुसने की योजना बनाई। हिटलर की संभावना को न तो ब्रिटिश सरकार और न ही फ्रेंच सरकार पकड़ पाई। इसका नतीजा यह हुआ कि फ्रांस को अपनी इस गलती का भुगतान 90,000 सैनिकों की जान गंवाकर करना पड़ा। वहीं 19 लाख सैनिकों को जर्मन सेना ने इस युद्ध में बंदी बना लिया था। अंत में बेल्जियम की सरकार को भी हिटलर के आगे झुकना पड़ा। बेल्जियम अब जर्मनी के कब्जे में था और फ्रांस अब खुद को इस युद्ध में अब तक के सबसे कमजोर स्तर पर देख रहा था। पश्चिम में प्रवेश। 9 मई सन 1940 की सुबह बेल्जियम में शांतिपूर्ण थी। कई लोगों को हिटलर के बेल्जियम पर हमले की खबरें सुनने में आ रही थीं, लेकिन लोगों को इन खबरों पर कुछ खास यकीन नहीं था। ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि हिटलर बाल्कन प्रदेशों की ओर अपना हमला जारी रखेगा, मगर उनमें से शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि हिटलर अब एक साथ 4 देशों पर हमला करने वाला है। ये देश थे हॉलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस। फ्रांस के प्रधानमंत्री पॉल रेनॉल्ड ने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो दूसरी ओर ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री चैम्बरलेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। अंततः चैम्बरलेन को भी इस्तीफा देना पड़ा। पूरे ब्रिटेन में अब अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की चर्चा होने लगी। ब्रिटेन की पूरी जनता उनकी सीमा पर खड़े खतरे से अनजान थी। हिटलर की सेना अब ब्रिटेन पर हमला करने को पूरी तरह से तैयार थी। एक तरफ जहां ब्रिटेन एक बिना प्रधानमंत्री वाला देश था, वहीं दूसरी तरफ हिटलर अपनी आक्रामक मानसिकता के चरम पर था। आखिरकार ब्रिटेन की सत्ता विंस्टन चर्चिल को सौंपी गई। हालांकि चर्चिल को इस पद के लिए
असमर्थ माना जा रहा था, क्योंकि उनकी नीतियों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। हिटलर ने ब्रिटेन के साथ शुरू होने जा रहे इस युद्ध के बारे में कहा था, ये जंग जो आज शुरू होने वाली है, ये जर्मनी के अगले 1000 सालों के भविष्य को तय करने वाली है। नॉर्वे और डेनमार्क पर जीत के बाद हिटलर अपनी युद्ध नीति को लेकर बेहद उत्साहित था। उसे पूरा यकीन था कि फ्रांस भी आने वाले 6 हफ्तों के भीतर समर्पण कर देगा। उत्तर में जर्मन सेना की 18वीं रेजिमेंट हॉलैंड पर हमला करने को तैयार थी। वहीं जनरल गंथर की सेना बेल्जियम में घुसने की तैयारी कर चुकी थी। इससे फ्रेंच और ब्रिटिश सेना बेल्जियम के समर्थन में सीमा पर आएगी, जो जर्मन सेना के लिए इन देशों पर आक्रमण करने का सबसे अच्छा मौका होगा। जर्मन सेना के बड़े सैन्य अधिकारी मैनस्टीन ने इस दौरान बेल्जियम में जर्मनी के हमले की अफवाह को काफी हवा देना शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाओं का ध्यान इस तरफ लाया जा सके। फ्रांस के जनरल गैमलिन इस झांसे में आए भी। उन्होंने फ्रांस में सेना तैनात करने के बजाय बेल्जियम में लड़ना चुना। इससे यदि सेनाएं आपस में भिड़ती हैं तो फ्रांस की संपत्ति का इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जर्मन सेना की ओर से उनके हॉलैंड और बेल्जियम के हिस्सों पर कब्जे की कई अफवाहें फैलाई जाने लगीं। दूसरी ओर गैमलिन को यह लग रहा था कि हॉलैंड और बेल्जियम हिटलर के मुख्य लक्ष्य होने वाले हैं। उसने ऑर्डिनेंस के पहाड़ी बीहड़ इलाकों को पार करना नामुमकिन बताया। उसने यह सोचा भी नहीं था कि हिटलर इन क्षेत्रों से अपनी सेना को भेज सकता है। हालांकि गैमलिन को 30 अप्रैल को हिटलर की इस योजना के बारे में खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिल गई थी। उसे यह बताया गया था कि जर्मन सेना 8 से 10 मई के बीच हमला करने वाली है। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी फ्रेंच सैन्य अधिकारी इस खतरे को नकारते रहे। इसके अलावा फ्रांस के अधिकारियों को अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों की खस्ता हालत के बारे में भी जानकारी थी। शुक्रवार 10 मई सन 1940 की सुबह ब्रुसेल्स में जर्मन सेना के हमले की खबरें पहुंचने लगीं। शहर की पुलिस होटल दर होटल जाकर वहां रह रहे सैनिकों को जगाने लगी। भोर छंटते ही जर्मन सेना के लड़ाकू विमान लुफ्टवाफे बेल्जियम के लोगों पर मंडराने लगे। जवाबी हमले के लिए बेल्जियम विमानों ने भी उड़ानें भरी, लेकिन जर्मन विमानों के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। यह खबर फ्रांस के जनरल गैमलिन तक पहुंचते ही उन्होंने अपनी सेना को बेल्जियम की सेना की ओर रवाना होने का आदेश दिया। गैमलिन की योजना यह थी कि फ्रांस की सेना आगे जाकर डच सेना के साथ मिलकर बेल्जियम तक जाएगी और तब तक के लिए बेल्जियम की सेना जर्मन सेना को रोक पाएगी। जर्मन सेना को घेरने की ये योजना बनाते समय गैमलिन ने हिटलर की पोलैंड में की गई क्रूरता को शायद भुला दिया था। उसने इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि जर्मन सेना कितनी क्रूर और तेजी से आगे बढ़ने वाली सेना है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान की लाश पर से आगे बढ़ती है। बेल्जियम के बाद जर्मन लुफ्टवाफे अब हॉलैंड और फ्रांस की वायु सीमा में भी प्रवेश कर चुके थे। यहां उन्होंने फ्रांस के कई विमानों को उड़ान भरने से पहले ही ध्वस्त कर दिया था। दूसरी तरफ रॉयल एयरफोर्स भी बिना किसी रडार के पूरी तरह से अपने रास्ते के बारे में अनिश्चित थी। हालांकि पहले दिन रॉयल एयरफोर्स ने 30 जर्मन विमानों को मार गिराया, लेकिन इसके बाद वो एक भी लुफ्टवाफे विमान को गिरा नहीं पाए। जर्मन हमले के पहले ही दिन फ्रांस को अपने 879 में से 56 विमानों को खोना पड़ा। ब्रिटेन को भी अपने 384 में से 49 विमानों से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा डच वायुसेना तो पहले से आधी रह ही गई थी। वहीं जर्मनी को भी कुल 126 विमानों का नुकसान हुआ। जर्मनी के अधिकतर लड़ाकू विमान बेल्जियम की सीमा पर तैनात किए गए थे, इस उम्मीद में कि फ्रांस अपनी सेना को हिटलर की योजना के अनुसार बेल्जियम की ओर भेजेगा। लेकिन कई लुफ्टवाफे विमान बीच रास्ते में ही मार दिए गए। बचे हुए विमानों में से कई विमान डच सैनिकों ने मार गिराए। इससे पहले कि जर्मन सेना बेल्जियम की राजधानी पहुंचती, वहां का शाही परिवार और सरकार दोनों ही वहां से भाग चुके थे। दूसरी ओर से भी जर्मन सेना को एक और झटका लगा।
जर्मन सेना की योजना थी कि वो हॉलैंड की सीमा में वहां के सैनिकों की वर्दी पहनकर घुसेंगे ताकि वो जल्दी से किसी की पकड़ में ना आ पाएं। लेकिन इससे पहले कि जर्मन सैनिक वहां पहुंचते, डच सैनिकों ने पहले ही सभी रास्तों पर उपस्थित पुल, सड़कों इत्यादि को तोड़ दिया था। जर्मन सेना के लिए अब सीमा पार करना बेहद मुश्किल हो गया था। हिटलर ने जब यह खबर सुनी कि मित्र राष्ट्र उसके जाल में फंस रहे हैं, तो वो खुशी से झूम उठा। उसे यह बात भी बहुत अच्छी लगी कि उसकी सेना ने बेल्जियम पर आखिरकार कब्जा कर लिया है। हालांकि इस अभियान में जर्मन सेना को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, पर बावजूद इसके ये हिटलर के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई। दूसरी ओर लंदन में विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बन चुके थे। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने अपना पूरा ध्यान युद्ध की तरफ लगा दिया। ब्रिटिश टुकड़ियां अब बेल्जियम की सीमा को पार करके देश में घुस चुकी थीं। बेल्जियम में ब्रिटिश सैनिकों को उनके मसीहा के तौर पर देखा जाने लगा। ब्रिटेन और फ्रांस के प्रयासों के बावजूद बेल्जियम और हॉलैंड दोनों ही अब जर्मन सेना के कब्जे में थे। यहां पर भी जर्मनी की ओर से झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोगों ने बेल्जियम की जनता को यह यकीन दिला दिया कि बेल्जियम इस युद्ध में ब्रिटेन के कारण ही आया है। वहीं जनरल गैमलिन को बेल्जियम में होने वाले जर्मन सेना के हमले की जानकारी मिल रही थी। उन्हें खबर मिली कि जर्मन सेना म्यूज नदी तक पहुंच चुकी है, मगर अब फ्रेंच सेना की स्थिति बदलने के लिए काफी देर हो चुकी थी। फ्रेंच सेना अब हिटलर के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। मित्र राष्ट्रों द्वारा अगली सुबह 152 बॉम्बर्स और 250 लड़ाकू विमान म्यूज नदी के पास स्थित जर्मन सेना पर हमला करने के लिए भेजे गए, मगर मित्र राष्ट्रों का यह हमला खास तौर पर ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के लिए बुरी तरीके से नाकामयाब रहा। रॉयल एयरफोर्स के 71 में से 40 बॉम्बर विमानों को मार गिराया गया। वहीं फ्रांस की सेना अपने हर मोर्चे पर जर्मन सेना से मात खा रही थी। फ्रेंच सैनिक अब हताश हो चुके थे। कई सैनिक तो युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग तक गए थे। एक बेहतरीन सेना होने के बावजूद फ्रेंच अधिकारियों की खराब रणनीति अब देश को इस युद्ध में हार के करीब ले जा रही थी। फ्रेंच अधिकारी एक के बाद एक भयंकर निर्णय ले रहे थे। जर्मन सैनिक अपने टैंकों और हथियारबंद मोटर बाइकों के साथ फ्रेंच पुलों पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब जर्मन सेना का और आगे हमला करते जाना संभव नहीं था। जर्मन लड़ाकू विमानों के पास अब संसाधन काफी कम बचे हुए थे, लेकिन हिटलर का पेरिस को अपने कब्जे में लेने से पहले रुकने का कोई इरादा नहीं था। 15 मई को सुबह 7:30 बजे फ्रेंच प्रधानमंत्री पॉल रेनॉल्ड ने विंस्टन चर्चिल को फोन लगाया और वो भयानक शब्द कहे जिन्होंने चर्चिल की नींद को पूरी तरह से उड़ा दिया। हम हार गए हैं। यह सुनकर चर्चिल कुछ बोल नहीं पाए। रेनॉल्ड ने आगे कहा, हमें परास्त कर दिया गया है, हम ये जंग हार चुके हैं। चर्चिल ने हैरानी के साथ कहा, यह इतना जल्दी तो नहीं हो सकता था। रेनॉल्ड ने चर्चिल से ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों और विमानों को पेरिस भेजने की गुजारिश की। चर्चिल ने वॉर कैबिनेट की सख्त चेतावनी के बावजूद फ्रांस को 4 लड़ाकू विमानों की टुकड़ियां भेजीं। चर्चिल ने तब अपना आखिरी दांव खेला और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक टेलीग्राम भेजा। बड़ी दरखास्त करने और यूरोप के अंधकार भरे भविष्य की दुहाई देने के बावजूद रूजवेल्ट ने इस युद्ध में अमेरिका को शामिल करने से मना कर दिया। चर्चिल ने एक और भावुक खत लिखा। उसका भी जवाब पहले जैसा ही मिला। चर्चिल ने उसी दिन पेरिस जाने का निर्णय लिया, इस खतरे को नजरअंदाज करते हुए कि जर्मन सेना उसी रात पेरिस तक पहुंच सकती है। जब चर्चिल ने पेरिस में जनरल गैमलिन से उनकी जर्मन सेना के खिलाफ तैयार की गई जवाबी योजना के बारे में पूछा, तब गैमलिन चुप हो गए। चर्चिल ये जानकर हैरान हो गए थे कि फ्रेंच सेना बुरी तरह से दिवालिया हो चुकी थी और अब पूरी तरह से इंग्लैंड पर निर्भर थी। फ्रेंच सेना डर के मारे पूरे तरीके से होश खो चुकी थी। हाल ऐसा था कि फ्रेंच सैनिक मानसिक दबाव के चलते अपने साथी सैनिकों को फ्रेंच वर्दी में नाजी सैनिक समझकर गोलियां तक बरसाने लगे थे। फ्रांस की आम जनता
आने वाले खतरे को भांपते हुए देश छोड़कर जाने लगी। भूखे प्यासे और पैदल अपने बच्चों को गोदी में उठाए फ्रेंच नागरिक अपने लिए एक ऐसी जगह तलाश रहे थे जहां हिटलर की नजर ना पड़ सके। ऑपरेशन सी लायन और ब्रिटेन की जंग, जून से नवंबर 1940। 18 जून 1940 को हिटलर ने इटली के प्रधानमंत्री मुसोलिनी से मुलाकात की और फ्रांस पर नियंत्रण से संबंधित शर्तें तय की। हालांकि मुसोलिनी को इन शर्तों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहां तक कि इटालियन सेना की फ्रांस में उपस्थिति के लिए भी हिटलर ने मुसोलिनी को साफ मना कर दिया था। 21 जून को हिटलर अपने जीवन के सबसे खूबसूरत क्षणों को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। फ्रांस की जिन गलियों में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन अधिकारियों को अपमान झेलना पड़ा था, आज उन्हीं गलियों में वो एक विजेता के तौर पर इस विध्वंस को देख रहा था। पेरिस पर जीत के बाद हिटलर का आत्मविश्वास अपने चरम पर था। अब उसे ब्रिटेन को भी जल्द से जल्द अपने आगे झुकाना था। लेकिन इसी दौरान हिटलर का ध्यान अपने साथी देश सोवियत रूस पर गया, जो लगातार रोमानिया के कई इलाकों पर कब्जा करता जा रहा था। रोमानिया के ये इलाके संसाधनों से भरपूर थे, जिन पर हिटलर की नजर काफी समय से थी। रोमानिया की सरकार ने यहां एक बेहतरीन दांव खेला। उन्होंने देश की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी, जो पहले मित्र राष्ट्रों के पास थी, उसे अब हिटलर को सौंपने की घोषणा कर दी। उधर चर्चिल की आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन वो पहले ही जर्मनी के सामने अंत तक न झुकने का निर्णय ले चुका था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी फ्रेंच नौसेना के जहाज थे, जिन्हें किसी भी हालत में चर्चिल जर्मनी के हाथों में नहीं जाने देना चाहता था। रॉयल नेवी के कमांडर चीफ सोमरविल ने कहा कि अगर ये जहाज ब्रिटेन के लिए खतरा बन सकते हैं तो रॉयल नेवी को उन्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए। दूसरी ओर फ्रांस की सरकार ने हिटलर के साथ पहले ही समझौता कर लिया था कि फ्रांस के सैन्य संसाधनों का जर्मन सेना बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेगी। उसमें ये युद्धक जहाज भी शामिल थे, मगर हिटलर ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच तनाव को पैदा किया जा सके, और ऐसा ही हुआ। फ्रेंच नौसेना के अधिकारी गेंसॉल ने ब्रिटेन से पहले ही यह कह डाला था कि अगर ब्रिटेन फ्रांस के इन जहाजों को लेने की कोशिश करेगा तो फ्रांस की सेना जवाबी हमला करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी। हालांकि यह अनबन ज्यादा आगे नहीं बढ़ी और फ्रेंच जहाजों को रॉयल नेवी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी ओर जर्मनी में लोगों को पूरी उम्मीद थी कि जंग खत्म हो चुकी है। हिटलर ने भी एक बार के लिए ब्रिटेन के साथ शांति समझौता करने की सोची, लेकिन लंबे विचार विमर्श के बाद हिटलर ने इंग्लैंड पर हमला करने की योजना को हरी झंडी दे दी। मगर इसके साथ ही हिटलर ने अपनी पहली सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी सेना को ब्रिटेन में सीधा हमला करने के लिए एक बार को मना कर दिया। उसने पहले जर्मन हवाई हमलों से ब्रिटेन को कमजोर करने की सोची और उसके बाद अपनी थल सेना को वहां भेजकर पूरे ब्रिटेन को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। हिटलर की इस देरी ने ब्रिटेन को अपनी सेना को बढ़ाने का एक शानदार मौका दे दिया, जिसे चर्चिल ने बिल्कुल नहीं गंवाया। 31 जुलाई को हिटलर ने अपने जनरलों की एक बैठक बुलाई, जिसमें उसने ब्रिटेन के द्वारा शर्तें न मानने के विषय पर बात की। वहीं उसे अमेरिका के युद्ध में शामिल होने का भी डर था। इसके अलावा उसे सोवियत रूस भी अब ब्रिटेन की ओर झुकता हुआ नजर आने लगा। यहां हिटलर ने अपनी दूसरी सबसे बड़ी गलती की। उसने अपने जनरलों के सामने सोवियत रूस पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लेने की बात कही, जिससे कि ब्रिटेन पूरी तरीके से अकेला पड़ जाएगा और अंततः उसे जर्मनी के सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन हिटलर तब भी दोनों तरफ से एक साथ युद्ध नहीं चाहता था। उसने पहले रॉयल वायुसेना को पूरी तरह से खत्म करने की ठानी। 13 अगस्त को जर्मन लड़ाकू विमानों ने ब्रिटेन के तट पर स्थित नेवल बेस को निशाना बनाने के इरादे से उड़ानें भरी।
लेकिन खराब मौसम के कारण वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। यह ऑपरेशन जर्मन वायुसेना के लिए बड़ा घातक साबित हुआ। जर्मन सेना के करीब 50 विमान रॉयल एयरफोर्स द्वारा मार गिराए गए। जर्मन सेना के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका था। युद्ध की दिशा तब बदली जब 24 अगस्त को जर्मन नौसेना ने गलती से लंदन शहर पर बमबारी कर दी। यह युद्ध अब युद्ध भूमि से हटकर शहरों तक आ चुका था। चर्चिल ने भी इसके जवाबी हमले के तौर पर जर्मन शहरों पर हमला करने के आदेश दे दिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच हवा में युद्ध शुरू हो गया, जिसमें जर्मनी को इंग्लैंड की तुलना में कई गुना अधिक नुकसान हुआ। जर्मन वायुसेना की हालत बिगड़ती देखकर हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन को एक बार के लिए निरस्त कर दिया। यूरोप तक सीमित यह युद्ध अब बाकी महाद्वीपों में भी फैलने वाला था। जापान ने बर्लिन में हिटलर के साथ कई प्रकार के सैन्य समझौते किए। इसके अलावा रूस ने भी जर्मनी के साथ कई बैठकें की, क्योंकि हिटलर फिनलैंड के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा था, जो सोवियत रूस का एक दुश्मन देश था। रूसी जनरल का सवाल था कि एक साल पहले जो सोवियत जर्मन समझौता हुआ था, क्या वो अब भी जारी है? जवाब में हिटलर ने कहा, बिल्कुल, ये भी जारी है, लेकिन इस मीटिंग में कोई खास निर्णय निकल कर नहीं आया। साल के अंत तक ब्रिटेन के 30,000 से भी अधिक आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन न चर्चिल और न ही ब्रिटिश जनता हिटलर के सामने झुकने को तैयार थी। जर्मनी ने ब्रिटेन को हराने के लिए अब एक और नई तरकीब सोची। हिटलर ने ब्रिटेन को चारों तरफ से घेरकर उसकी आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति को रोकने का निर्णय लिया। ऐसा ही कुछ पहले विश्व युद्ध के दौरान रॉयल नेवी ने जर्मनी को घेरने के लिए किया था। अब बारी जर्मन सेना की थी कि वो अपने उस अपमान का बदला ले और ब्रिटिश नागरिकों को भूखा मरने पर मजबूर कर दे। युद्ध की थरथराहट और हिटलर का बाल्कन युद्ध। फ्रांस की हार के बाद दुनिया भर में दूसरे विश्व युद्ध का असर दिखने लगा। चीन और रूस समेत दुनिया का लगभग हर देश हिटलर की बढ़ती हुई ताकत से कांप रहे थे। स्टालिन, जिसे पहले यह लगा था कि फ्रांस और ब्रिटेन पर हमले के बाद जर्मन सेना कमजोर पड़ जाएगी, सिर्फ उनका भ्रम मात्र साबित हुआ। नाजी सेना अब पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। अब उनके हाथ फ्रेंच सेना के कई संसाधन लग चुके थे। उधर चीन के नानकिंग शहर में जापान से युद्ध हारने के बाद राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। कम्युनिस्ट नेता लगातार ताकतवर हो रहे थे। देश में अभिव्यक्ति की आजादी को भी कुचला जा रहा था। कई बड़े कलाकार, लेखक इत्यादि डर के मारे हांगकांग की ओर भागने पर मजबूर हो गए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने करीब 2 लाख सैनिकों की सेना उत्तर दिशा में स्थित जापानी सेना की ओर रवाना करने का निर्णय लिया। हालांकि इस जंग में चीनी सेना ने कई इलाकों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में उनके 22,000 से अधिक सैनिक मारे गए। बचे हुए सैनिकों में से एक बड़ा भाग घायल सैनिकों का था, जो काफी समय तक किसी जंग का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। एक ऐसा नेता था जिसका हिटलर ने कभी साथ नहीं छोड़ा था, और वो था इटली का प्रधानमंत्री मुसोलिनी। हिटलर ने मुसोलिनी को हर जगह पर सैन्य सहायता दी थी, मगर मुसोलिनी हिटलर के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। उसने नाजी सेना से अलग अपने बलबूते पर कुछ देशों पर हमला करने की ठानी। उसने साल 1939 में अल्बानिया पर किए हमले के बारे में हिटलर को नहीं बताया। हिटलर भी मुसोलिनी से थोड़ा नाराज था, क्योंकि अल्बानिया की जंग में मुसोलिनी ने जर्मनी को संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि एक ना एक दिन उसने जंग में शामिल होने का पक्का निश्चय कर रखा था, ताकि वो इटली को कई कॉलोनियां दिला सके। जैसे जैसे मुसोलिनी ने देखा कि जर्मनी फ्रांस और ब्रिटेन पर भारी पड़ रहा है, वैसे ही उसे ये एहसास हो गया था कि इस वक्त जर्मनी की ओर से जंग में कूदना एक फायदे का सौदा होगा।
हिटलर को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मुसोलिनी ने हिटलर से इटली के सैन्य सामर्थ्य की जो बात की थी, इटली की सेना की क्षमता उस स्तर से कोसों दूर थी। यहां तक कि पहले विश्व युद्ध के दौरान भी इटली इतना कमजोर नहीं था जितना वो अब था। वहीं हिटलर को इन बातों की भनक तक नहीं थी। उसने मुसोलिनी को जंग में शामिल होने की सहमति दे दी। 10 जून 1940 को इटली ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ जंग की घोषणा कर दी। ब्रिटेन पर हमले के मनचाहे नतीजे न मिलते देख हिटलर अपना ध्यान सोवियत रूस के ऊपर देने लगा। उधर मुसोलिनी के खोखले दावे उसके लीबिया पर हमले के दौरान सामने आ रहे थे। लीबिया की जंग को अपने हाथ से निकलते देख मुसोलिनी को जर्मन सेना से सहायता मांगना ही पड़ा। हिटलर ने भी इटालियन सेना की सहायता की, लेकिन अब उसे इटली की सेना के असली सामर्थ्य का भी कुछ हद तक अंदाजा हो चुका था। हिटलर के मुसोलिनी को बार बार ग्रीस पर हमला न करने की सलाह देने के बावजूद इटालियन सेना अपने इस ऑपरेशन को रोक नहीं रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि इटालियन सेना उत्तरी अफ्रीका के लगभग हर युद्ध में मात खा रही थी। हिटलर को डर था कि इटली की यह गलती ब्रिटेन को ग्रीस में कई नए बेस दिला देगी जो जर्मन सेना के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका हिटलर को डर था। ब्रिटेन ने ग्रीस को सुरक्षा देने का वादा किया और इसके बदले में उनके देश में अपने सैन्य अड्डे स्थापित करने का समझौता कर लिया। हिटलर सोवियत रूस पर ऑपरेशन बारबोसा शुरू करने से पहले बाल्कन प्रदेशों को अपने कब्जे में लेना चाहता था ताकि उसके सैनिकों को रसद और टैंकों में पेट्रोल इत्यादि की कमी ना हो। इस हमले की तैयारी के तौर पर हिटलर रोमानिया के साथ पहले से ही बिना किसी शर्त के संधि कर चुका था। अब हिटलर का मुख्य काम यह था कि बारबोसा के बारे में स्टालिन को फिलहाल कोई भनक न लगे। इसके अलावा हिटलर ग्रीस पर भी अपनी नाजी सेना के साथ अलग से आक्रमण करना चाहता था ताकि इटली की बेइज्जती को कुछ हद तक ढक सके। दूसरी ओर ब्रिटेन को जब इस बात की खबर मिली तो उसने अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी को ग्रीस भेजने का निर्णय लिया। ग्रीस जो ब्रिटेन से सुरक्षा संधि कर चुका था, वो अब ब्रिटेन के लिए इस जंग में ब्रिटिश साम्राज्य की इज्जत का मामला बन गया था। ग्रीस पर हमले को ऑपरेशन मारिटा का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन को 1 अप्रैल सन 1941 में शुरू किया जाना था, लेकिन उसी समय हिटलर के सामने एक और नई समस्या यूगोस्लाविया के रूप में खड़ी हो गई। यूगोस्लाविया के प्रिंस पॉल ने अपनी सीमाओं को जर्मन सेना के लिए बंद करना शुरू कर दिया। हिटलर ने यह देखते हुए प्रिंस पॉल को जर्मनी में आमंत्रित किया और बेहद समझाने के बाद प्रिंस पॉल ने जर्मन सरकार के साथ समझौता कर लिया। पॉल के इस निर्णय की उनके देश में खूब आलोचना हुई। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने एक जर्मन मंत्री की कार के ऊपर भी हमला बोल दिया। अंत में प्रिंस पॉल को गद्दी से हटा दिया गया और किंग पीटर देश के नए प्रतिनिधि बने। हिटलर का मानना था कि प्रिंस पॉल को गद्दी से हटाने में ब्रिटिश सरकार का हाथ है। हिटलर इस बात का बदला चाहता था, इसीलिए उसने यूगोस्लाविया पर हमला बोल दिया। यूगोस्लाविया के शहर बेलगार्डे पर लगातार हवाई हमले किए गए, जिसमें हजारों आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एथेंस में उपस्थित एक जर्मन मंत्री ने ग्रीक के प्रधानमंत्री से ग्रीस की जर्मनी पर ब्रिटिश सैनिकों के मौजूद होने के कारण जंग का ऐलान कर दिया। इसी के साथ जर्मन सेना अब एक साथ दो देशों यूगोस्लाविया और ग्रीस के साथ युद्ध कर रही थी। 17 अप्रैल को यूगोस्लाविया ने हिटलर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके एक दिन बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री ने अपने देश पर आए संकट को न संभलते देखकर आत्महत्या कर ली। ग्रीस में भी मित्र राष्ट्रों को मुंह की खानी पड़ी। हिटलर के खाते में अब एक और जीत दर्ज हो चुकी थी। ऑपरेशन बारबरोसा। हिटलर की यूगोस्लाविया में हुई जीत को देखकर स्टालिन काफी चिंतित था। उसने सबसे पहले जापान के साथ
5 साल के लिए किसी भी प्रकार से जंग में शामिल न होने का समझौता किया। जापान के अमेरिका के साथ जंग होने के आसार भी इस दौरान बढ़ चुके थे। दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक इस बात को लेकर उत्साहित थे कि जापान अमेरिका पर हमला कर सकता है, क्योंकि चीन को जापान से अब केवल अमेरिका ही बचा सकता था। हिटलर की नजर सोवियत रूस के बेशकीमती पेट्रोलियम संसाधनों पर थी। उसका यह भी मानना था कि जब वो सोवियत रूस पर हमला करेगा तब जापान उस दौरान अमेरिका का ध्यान प्रशांत महासागर पर अटकाए रखेगा। मगर हिटलर को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। उसका आत्मविश्वास इतनी जंगें जीतने के बाद 7वें आसमान पर था। उधर स्टालिन को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि उसके साथ मित्रता का समझौता करने वाला हिटलर उसकी पीठ पर वार करने वाला था। हालांकि ब्रिटेन की ओर से स्टालिन को कई बार हिटलर की इस योजना की जानकारी दी गई थी, लेकिन स्टालिन ने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। हिटलर धीरे धीरे अपनी सेना को सोवियत सीमा पर भेजने लगा। स्टालिन के पूछने पर उसे यह बताया गया कि ब्रिटेन की ओर से बमबारी से बचने के लिए सेना को इस तरफ लाना आवश्यक हो गया था। स्टालिन को कुल मिलाकर 100 से भी अधिक बार यह जानकारी दी गई कि हिटलर सोवियत रूस पर हमला करने वाला है, मगर स्टालिन ने किसी की एक न सुनी और हिटलर को खुश रखने के अपने प्रयास जारी रखे। जंग के 1 सप्ताह पहले सभी जर्मन जहाज रूसी बंदरगाहों को तेजी से छोड़ रहे थे। इसके अलावा जर्मन दूतावास के अधिकारी भी सोवियत रूस को छोड़कर जर्मनी वापस लौट रहे थे। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसके बारे में स्टालिन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हिटलर ने अपने इस हमले को बोल्शेविज्म के खिलाफ जंग बताया। उस दिन स्टालिन को पता चला कि जर्मन सेना ने रूसी बंदरगाहों पर हमला बोल दिया है। स्टालिन परेशान था, लेकिन उसे तब भी लग रहा था कि हिटलर को इस हमले के बारे में शायद जानकारी नहीं होगी। 21 जून की शाम तक स्टालिन को अंदाजा हो गया था कि जर्मनी उन पर हमले की योजना बना रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 22 जून की सुबह 4 बजे के करीब जर्मन सेना ने आखिरकार सोवियत रूस पर हमला बोल दिया। सैकड़ों लुफ्तवाफ विमान रूसी सीमा में प्रवेश कर चुके थे। बॉर्डर पर तैनात जवान जो अभी नींद से उठे भी नहीं थे, उन्हें उनके परिवारजनों समेत मौत के घाट उतार दिया गया। सोवियत रूस की रेड आर्मी इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। स्टालिन ने अपनी जगह पर पार्टी के नेता मोलोतोव को रूस पर हुए इस हमले के बारे में रेडियो पर सभी को जानकारी देने को कहा। जर्मन सेना इस हमले के दौरान बर्बरता की सारी हदें पार कर चुकी थी। केवल अपने आनंद के लिए जर्मन सैनिक अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी सैनिकों और आम नागरिकों को गोलियों से भून देते थे। स्टालिन ने तब देश भर के लोगों में साम्यवाद के बजाय देशभक्ति की भावना भरना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि लोग कम्युनिज्म के लिए अपनी जान नहीं देंगे। अलग अलग शहरों पर हुए हवाई हमलों में हजारों की संख्या में मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाईं। रूस के कई बड़े सैन्य अधिकारियों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। स्टालिन ने सभी इलाकों से जहां जर्मन सेना के पहुंचने का खतरा था, कई सारे जरूरी कारखानों को हटवा दिया ताकि जर्मन सेना वहां मौजूद किसी भी सामान को इस्तेमाल न कर सके। जर्मन सेना के लिए चीजें बिल्कुल मुश्किल हो रही थीं। सोवियत रूस की भौगोलिक विस्तारिता जर्मन सैनिकों के लिए कब्जा करने में मुश्किल खड़ी कर रही थी। जर्मन सेना द्वारा की गई घेराबंदी कम प्रभावी साबित हो रही थी, जिनमें से रूसी सैनिक अक्सर बचकर निकल जाते थे, लेकिन इसके बावजूद यही घेराबंदियां रूसी सैनिकों की जान लेने वाली सबसे बड़ी वजह थी। ये घेराबंदियां उस साल 11 अगस्त तक चलती रहीं। इसमें कुल 3 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों और नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जर्मन सेना को भी पूरे विश्व युद्ध के दौरान हुए नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब तक करीब 2 लाख जर्मन सैनिक रूस के साथ हो रही इस जंग में अपनी जान गंवा चुके थे। 29 जुलाई को सोवियत मिलिट्री जनरल जहुकोव ने स्टालिन को एक बेहतरीन सुझाव दिया।
उसने बताया कि जर्मन सैनिकों द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी करने के काफी आसार हैं, इसलिए उसे पूरी तरह से खाली कर देना चाहिए। लेकिन जहुकोव की इस सलाह को नकार दिया गया और नतीजा यह हुआ कि नाजी सेना ने कीव में घुसकर करीब 7 लाख रेड आर्मी के सैनिकों को घेर कर मार दिया। जर्मन सेना को भी पूरे विश्व युद्ध के दौरान हुए नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब तक करीब 2 लाख जर्मन सैनिक रूस के साथ हो रही इस जंग में अपनी जान गंवा चुके थे। 29 जुलाई को सोवियत मिलिट्री जनरल जहुकोव ने स्टॉलिन को एक बेहतरीन सुझाव दिया। उसने बताया कि जर्मन सैनिकों द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी करने के काफी आसार हैं, इसलिए उसे पूरी तरह से खाली कर देना चाहिए। लेकिन जहुकोव की इस सलाह को नकार दिया गया और नतीजा यह हुआ कि नाजी सेना ने कीव में घुसकर करीब 7 लाख रेड आर्मी के सैनिकों को घेर कर मार दिया। नाजी सेना ने अपने जीते हुए रूसी इलाकों में हजारों की संख्या में आम लोगों के कत्ल किए। महिलाओं के साथ बलात्कार भी किए गए, खास तौर पर यहूदी महिलाओं के साथ। अब तक जर्मन सेना 1 लाख से भी अधिक रूसी यहूदियों को मार चुकी थी। इन सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा करके मारा जाता था ताकि कम समय में अधिक से अधिक यहूदियों को खत्म किया जा सके। सितंबर 1941 तक जंग का रुख जर्मन सेना की ओर था, लेकिन यह भी धीरे धीरे बदलने लगा था। अब रूसी सैनिकों ने जर्मन सैनिकों को घेरना शुरू कर दिया था। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भी रूसी सरकार के साथ संधि कर ली थी। दूसरी तरफ जापान को रोकने के लिए अमेरिका अब सक्रिय होने लगा था, लेकिन वो अब भी इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं था। ब्रिटिश सरकार के लिए यह जर्मनी द्वारा पूर्वी अफ्रीका के इलाकों पर किए गए कब्जों को दोबारा जीतने का अच्छा मौका था। 18 नवंबर सन 1941 से 30 दिसंबर सन 1941 तक चले इस युद्ध को ऑपरेशन क्रूसेडर नाम दिया गया, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। हालांकि इस जीत के लिए उन्हें बड़ा भुगतान करना पड़ा। ब्रिटेन को करीब 800 टैंक और 300 से भी अधिक लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ, जो कि बहुत ज्यादा था। स्टॉलिन ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ समझौता करने के बाद अपनी जेलों में कैद 2 लाख पोलिश सैनिकों को रिहा कर दिया और उनकी एक नई सेना बनाई।